नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में की जनसभा, तो वहीं दिल्ली के द्वारिका में बड़ी रैली। साथ ही देश को इंडी गठबंधन की 3 बीमारियों से किया आगाह, कहा ये कैंसर से भी अधिक खतरनाक। हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी ने फिर अग्निवीर योजना पर दिया बयान, कहा कूड़े में फेंक देंगे अग्निवीर योजना। साथ ही पुणे पोस्ट कार हादसे मामले में पीएम मोदी पर कसा तंज। स्वाति मालीवाल केस में एक्शन तेज, विभव कुमार के खिलाफ मुंबई से जुटाए गए सबूत, कुछ के बयान भी दर्ज। जल्द दिल्ली पुलिस करेगी बड़ा खुलासा। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका की खारिज। तो वहीं झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी, अदालत ने बढ़ाई डिमांड। कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को हाईकोर्ट ने किया खारिज, नई लिस्ट बनाने का आदेश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का सिलसिला जारी है। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में 3 भयंकर बीमारियां हैं, जिससे देश को सावधान रहने की जरूरत है। इंडी गठबंधन वालों की सबसे बड़ी बीमारी है कि ये लोग घोर सांप्रदायिक है, ये घोर जातिवादी है और ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। सपा कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लोग भाग भाग कर मंच पर चढ़ रहे थे, तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्यों चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा दिया नहीं तो लोग भाग भाग कर मंच पर चढ़ गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो वो आपको भला कैसे कर सकता है। यूपी के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के द्वारिका में विशाल रैली की। ये इंडी गठबंधन पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार है। ये जो बीमारियां पीएम मोदी ने गिनाई है, क्या इससे बाहर निकल पाएगा विपक्ष? देखिए, बिल्कुल सही बीमारियों को उन्होंने पकड़ा है, लेकिन बहुत सारी और भी बीमारियां हैं। सिर्फ 3 बीमारियां हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों को प्रधानमंत्री ने कहा बीमारी और भी है। देशद्रोहियों के साथ खड़े होने की बीमारी, देश में कुछ भी अच्छा होता है उसके खिलाफ बोलने की बीमारी, देश की सेना के खिलाफ बोलने की बीमारी, हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और संस्कार के खिलाफ बोलने की बीमारी। इनकी बीमारियों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़े रहमदिल व्यक्ति हैं, इसलिए वही बीमारियों को गिना रहे हैं कि जिसका सीधा वास्ता राजनीति से है। ये जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है, मोदी बड़ा एंटी मुस्लिम है, इसलिए उनका कि घोर सांप्रदायवादी हैं ये लोग। देखिए किस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में ये लोग क्या क्या गलत बातें और गलत तरह की नीतियों को अप्लाई कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले निकाला था इनका वीडियो, चीख चीख के राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा। मत भूलिए यूपी के अंदर ही इन्होंने 2011 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देने की बात कही थी। कंपटीशन चल रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, कौन कितना ज्यादा बड़ा सांप्रदायिक है। कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म ये है इंडी गठबंधन के अंदर कंपटीशन का स्तर। परिवारवाद तो आप छोड़ ही दीजिए, एक भी पार्टी नहीं बची जो परिवारवाद से ग्रसित नहीं है। एक था दिल्ली वाला केजरीवाल, आजकल पत्नी को लेकर के घूम रहा है हर जगह कि मैं जेल गया और अमित शाह ने कहा कि फेविकॉल हट जाएगा कुर्सी से तो फिर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये तो परिवारवाद वाला जो बीमारी है वो तो है ही। तो प्रधानमंत्री मोदी बड़े ही सटीक हमले करने में उस्ताद है।
बिल्कुल। तो पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, तो इधर राहुल गांधी भी प्रचार में व्यस्त है। राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर जाति, हर धर्म के लोग और किसान, बेरोजगार युवा जिनको नरेंद्र मोदी ने गरीब बनाया, उनकी लिस्ट बनेगी। मैं राजा नहीं हूं भैया, राजा मोदी जी हैं। मैं देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का बेटा हूं, भाई हूं। हालांकि राहुल गांधी के चुनावी मंच पर ही कांग्रेस की कलह सामने आ गई। राहुल गांधी के सामने मंच पर ही दो दिग्गज कांग्रेस नेता भिड़ गए, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठा दी। मामला यहां तक पहुंच गया कि भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी का हाथ पकड़कर बीच से उठाना पड़ा। साथ ही पुणे के पोर्श कार हादसे मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीबों का और एक अमीरों का। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि ध्याय सबके लिए एक जैसा होता है, इसलिए हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या खुद उनको उसकी समझ है? देखिए, वो ध्रुव राठी बनना चाह रहे हैं। इनको नेतागिरी नहीं करना है, इनको नेता नहीं बनना है, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इनको यूट्यूबर और मीम और ये सब बनाने वाला एक, क्या कहते हैं उसको आजकल, हाँ, ब्लॉगर वो बनना है इनको। अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनवाते हैं, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक, बैकग्राउंड क्या है, नटराज के बगल में खड़े होकर के जो बनाया सो बोल दिया। अजीब कहानी है। आप कह रहे हो देश में अलग अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, अरबपति के लिए अलग। ये मोदी ने कानून बनाया है? किस तरह की बातें कर रहे हो? राजीव गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में घुसने भी नहीं दिया जाता। और आपके मुंह से ये सारी बातें समझ में आ रही है? उठा करके फेंक देंगे, फाड़ देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। ये कोई सभ्य भाषा है? एक बार आपने कूड़ेदान में डाला था प्रेस क्लब में, याद है? राहुल गांधी ने कैबिनेट के द्वारा पास एक कानून को ऐसे फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दिया था। और वही वजह है कि आज तक राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाए, कि लोगों को लगा कि ये तो वो फिल्मों में जैसे एंग्री यंग मैन होता है ना, आजकल नए नए हीरो सब आ गए हैं, एंग्री यंग मैन। तो इनका जो मेकओवर वाला जो था, कहानी बता ही देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक जापानीज एजेंसी को इन्होंने हायर किया था, और जापानीज एजेंसी को हायर किया था किस लिए? कि राहुल गांधी के इमेज को बदला जाए। तो राहुल गांधी को अमिताभ बच्चन की 70s की सारी फिल्में दिखाई गई कि एंग्री यंग मैन, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला, उसका क्या पोस्चरिंग होता है, किस तरह से वो बातचीत करता है। इसलिए राहुल गांधी इस तरह से हाथ वाथ करते थे। ये सब, ये भूत सवार है इनको एक्टिंग करने का। कोई भी आपको भाई अग्निवीर योजना से प्रॉब्लम है, आप उसकी खामियां बताएं। सिर्फ खामियां बताने से काम नहीं चलेगा। आप ये बताएं कि अग्निवीर को हम खत्म करेंगे तो हम किस तरह का रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेकर के आएंगे। तो क्या पॉलिसी आप लेकर के आएंगे, देश को किधर लेकर के जाएंगे, ये सब तो कांग्रेस पार्टी बता नहीं रही। बता क्या रही है? तो ये फोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, ये डस्टबिन में डाल देंगे, ये कूड़ेदान में डाल देंगे। और ये रीजन है कि राहुल गांधी अभी तक एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं बन पाए। जी, अगली खबर में बात स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी, जिसमें दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मुसीबत केजरीवाल की बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के पीए विभव कुमार को वापस दिल्ली लेकर लौट आई है, और खबरों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत भी लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो सबूत बरामद किए हैं वो मुंबई एयरपोर्ट के नजदीकी इलाके से किए हैं। विभव कुमार ने मुंबई में अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था। अब डेटा
रिट्रीव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं स्वाति मालीवाल हर दिन ट्वीट करके कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा कर रही हैं। लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उनके खिलाफ गंदी बातें बोलने और उनकी पर्सनल फोटोज लीक करने जैसे आदेश आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए हैं। जांच में क्या कुछ खुलासा अब तक हुआ है? मुंबई में दिल्ली पुलिस ने क्या क्या किया? देखिए, दिल्ली पुलिस मुंबई में इसलिए गई क्योंकि ये जो डाटा गायब है, जो फॉर्मेट किया गया आईफोन 15 है, लेटेस्ट मॉडल, तो उन्होंने मुंबई जाकर किसी व्यक्ति के फ़ोन में अपने फ़ोन का सारा डाटा ट्रांसफ़र किया और अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया। अब ये जानकारी दिल्ली पुलिस के हाथ लग गई कि फ़ोन कहाँ, कब और किस व्यक्ति के साथ मिलकर ये काम किया गया। मतलब उस फ़ोन के बारे में इनको जानकारी मिल गई है और अब जो बताया जा रहा है कि जो डाटा था ओरिजिनली इसके फ़ोन में, उसको डंप कराने की प्रक्रिया जो है शुरू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले। वो मुंबई गए थे, 3 इलाकों में गए, उन तीनों जगहों पे वहाँ पे पुलिस लेकर के गई विभव को और तमाम लोगों से बातचीत हुई है। मामला केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ होता चला जा रहा है। विभव कुमार फंसते चले जा रहे हैं और इसलिए एक अलग किस्म के चरित्र हनन का जो है कोशिश किया जा रहा है स्वाति मालीवाल के लिए। इसलिए स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनको किसी बड़े लीडर ने फ़ोन किया। भाई, सब तो दोस्ती हैं, किसी ने हमदर्दी में फ़ोन किया होगा। तो उन्होंने जानकारी दी कि बड़े आम आदमी पार्टी लीडर का फ़ोन आया और उनको कहा गया कि भाई, पार्टी में हर नेता के ऊपर प्रेशर है कि आपका चरित्र हनन किया जाए। कोई पुराना वीडियो हो, कोई पुरानी फ़ोटो हो, कोई भी तस्वीर हो, जिससे स्वाति मालीवाल की इज्जत उछाली जा सके, उस तरीके से आप जो है ये काम शुरू करें। एक मिला भी है जो अपनी सिस्टर के इलाज के लिए जब वहाँ पे गई हुई थी यूएस में, तो कोई कार, महंगी कार में वो जा रही हैं, उसको तो बताया गया किसी बड़े बिजनेसमैन की कार में वहाँ पे अय्याशी कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ये खबर आई तो मालूम चला कि जो उसका ओनर था, जो वाकया जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी का ही कोई वॉलंटियर था। अब आप देखिए कि किस तरीके से, लेकिन 2 बातें साफ हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति को साधने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये स्वाति मालीवाल के केस से बिल्कुल साफ हो जा रहा है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। केजरीवाल की तरह किस्मत हेमंत सोरेन की नहीं है। हेमंत सोरेन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेहरबानी नहीं की है। जी हाँ, आज की बड़ी अपडेट ये है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से 5 दिनों तक और पूछताछ करेगी। अदालत ने ईडी को इसकी इजाजत दे दी है। हेमंत सोरेन और केजरीवाल दोनों में क्या अंतर है? एक को रहम, एक पे रहम नहीं। देखिए, कोर्ट तो वही है, जस्टिस खन्ना भी वही है और जस्टिस दीपांकर दत्ता भी वही है। केस भी मनी लॉन्ड्रिंग का है और केजरीवाल को छूट दे दी जाती है और हेमंत सोरेन को छूट नहीं दी जाती है। क्या कारण है वो तो अलग, टेक्निकल मसला अलग है, लेकिन एक कारण मैं बता दूं, वो कश्मीर फाइल्स में जो एक डायलॉग था कि भाई सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है। केजरीवाल को जब जेल में डाला जाता है तो वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी और पता नहीं कौन कौन और अमेरिकी सरकार के जो है वो स्पोक्स पर्सन सामने आ जाते हैं। भाई क्या कनेक्शन है भाई तुम्हारा? दुनिया भर से जो है वो सवाल जवाब शुरू हो जाता, ओ माय गॉड, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है। अरे भाई, चोरी किया है इसने, चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर है। मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया? लेकिन ये बवाल हो जाता है। लेकिन ये बेचारा हेमंत सोरेन, ये तो आदिवासी, कम पढ़ा लिखा, अमेरिका गया होगा कितनी बार पता नहीं, वहाँ किसी को जानता होगा नहीं जानता हो पता नहीं, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्रथम दृष्टा तो यही लोग कहेंगे। क्या कारण है? टेक्निकल कारण, वैलिड रीजंस होंगे,
लेकिन जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जनता जो सोच रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को तो यही लगा भाई पहुंच वाला होना चाहिए। या फिर दूसरा रीजन लोग कहेंगे क्या ये मनीष सिंघवी साहब ज्यादा बेहतर वकील है, कपिल सिब्बल डुबा देते हैं। दीज आर द रीजंस। लोग बातचीत करते हैं। कोई ये ना समझे कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास पुलिस है, आप चीफ जस्टिस हैं, आप हाई कोर्ट में हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। पब्लिक स्क्रूटनी तो होगा, यह संविधान ने अधिकार दिया है। पब्लिक स्क्रूटनी करेगी और बिल्कुल करेगी। और जब इस तरीके से मतलब आप ये देखिए व्हाट ही इज बीइंग पनिश्ड फॉर। ही इज पनिश्ड बिकॉज ही डिड नॉट कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। उसने केजरीवाल की तरह बेशर्मी नहीं दिखाई। क्या हम जेल जा रहे हैं तो हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये उद्दंडता, ये इमोरल काम उसने नहीं किया, इसलिए उसे इस चीज के लिए सजा मिल रही है। इसने कहा कि भाई मैं जेल से चलाऊंगा सरकार, तो ही वॉज ट्रीटेड एज सिटिंग चीफ मिनिस्टर और इसलिए केजरीवाल को राहत मिली और इनको राहत नहीं मिली। यही पब्लिक समझ रही है। जी, आज की आखिरी खबर में बात कलकत्ता हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया है। जज तब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। ये हाईकोर्ट का फैसला ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका। उन्होंने तो कह दिया, ममता बनर्जी ने कंटेम्प्ट भी लगा दिया, कर दिया कि हमें हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट। क्या है मसला? 2023 में नेशनल ओबीसी बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो वहाँ पे उनको शिकायत मिलती है कि जितने बंगाली, मुस्लिम, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब जो हैं या आ रहे हैं, तो वहाँ ममता की सरकार उसको जो न सिर्फ नागरिकता दे रही है, उसको जो है बाकायदा आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा दे रही है, जमीन लिखवा दे रही है, साथ ही साथ उसको ओबीसी भी बना दिया जा रहा है कि ताकि उनको नौकरी भी मिल जाए। किसकी नौकरी छीन के? तो हिंदुओं की नौकरी छीन के। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो रिपोर्ट आई 2023 में, उसमें बताया गया कि कुल ओबीसी कास्ट की संख्या 178 बंगाल के अंदर, और उसमें 118 जातियां जो है वो मुस्लिम्स, मतलब 97% मुस्लिम्स को जो है इन लोगों ने ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। भाई जो दलित थे, जो उसमें एससी एसटी के कैटेगरी में आने वाले थे, उन सबको भी डाल दिया, रोहिंग्याज को डाल दिया, बांग्लादेशी को डाल दिया, सबको डाल दिया। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब यह मसला हाईकोर्ट में पीआईएल की तरह गया कि जो बंगाल के ओरिजिनल निवासी हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको काट के आप जो है, अब हो क्या रहा है, जिसका एक्चुअल जो कुछ कलकत्ता में कुछ पत्रकारों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई इसमें हो ये रहा था कि ओबीसी के नाम पे मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मुसलमानों को जा रहे थे, जबकि मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या है वहां पे? 27%। 27% पॉपुलेशन है और नौकरी जो है वो 80% लेके चले जाते हैं। तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मसला बना। हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने जब ये सारी दलीलों को देखा तो उनको समझ में आ गया खेल कि ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वो रद्द किया गया। लेकिन एक बात जो बहुत ही अच्छी बात रही कि जो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग इस ओबीसी रिजर्वेशन के तहत जो जिन जातियों को मिल रहा था, जो लोग ऑलरेडी जॉब पे हैं, उनकी नौकरी खतरे में नहीं है, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आगे से अब नई लिस्ट तैयार होगी
और उसके आधार पे फिर रिजर्वेशन दिया जी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।